सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। अब ये कंप्लीट अपना वन शॉट होने वाला है जिसमें अपन देखेंगे एक्चुअल में सबसे पहली बात कि इस यूनिट का नाम है यहाँ पे फाइल सिस्टम। क्या नाम है? फाइल सिस्टम, है ना? फाइल सिस्टम। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फाइल सिस्टम होता क्या है, फिर उसके बाद जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके हम कवर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से क्लिक करो एंड परचेस कर लो, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। सो फटाफट से अपन स्टार्ट कर लेते हैं अब। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ फाइल। एक्चुअल में फाइल क्या होती है? तो देखो, एक नॉर्मल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो अपन को सिंपल सा पता है कि फ़ाइल क्या होती है। मोबाइल के अंदर फाइल होती है, लैपटॉप के अंदर फाइल होती है। फाइल सिस्टम का मतलब कुल मिला के ये होता है। देखो, अभी फाइल की बात करते हैं। फाइल क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास फाइल होती हैं। हम PNG फाइल भी बनाते हैं, हम JPG फाइल बनाते हैं, MP3 फाइल बनती है ना। और मान लो अगर आप यहाँ पे कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो उसमें भी आप अलग से फाइल बनाते हो, डॉट यहाँ पे उसका एक्सटेंशन लिख कर, राइट। तो ये सारी क्या है? ये सारी फाइल्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ डेटा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कौन सी है। अगर आपके यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह कुछ यहाँ पे डेटा है तो आपकी MP3 फाइल बनेगी, राइट। सेम एज इट इज़, अगर आपका नोट्स वगैरह है तो PDF वगैरह की फ़ाइल बनाओगे आप, है ना। इमेज है तो JPG PNG टाइप की फ़ाइल बनेगी। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? यही कहलाती है अपनी फ़ाइल। सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अ फाइल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, राइट। तो सिंपल सा क्या है, फाइल के अंदर क्या करते हैं अपन, यहाँ पे कोई सा भी कलेक्शन रखते हैं, कोई सी भी डेटा का कलेक्शन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। इन अ सिंपल वर्ड, अ फाइल इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली सो दैट वी कैन एक्सेस एंड यूज दैट डेटा वेन एवर वी नीड इट, राइट। तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी हम आराम से उसमें एक्सेस कर सकते हैं, आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे एक नोट्स की PDF बनाई, तो मैं क्या लिखूंगा, OS नोट्स डॉट यहाँ पे PDF, क्योंकि ये PDF है ना। PDF में हम चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। उसमें जो रहता है कंटेंट वो एक्चुअल में वैसे ही रहता है, हम सिर्फ उसको खोल के मतलब देख सकते हैं, है ना। वो है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर फोटो की फाइल बनाएंगे तो ये JPG। देन यहाँ पे सॉन्ग वगैरह है तो MP3। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो कोई प्रोग्राम है तो C का प्रोग्राम है, अगर सेम जावा का होगा तो अपन डॉट जावा लिखेंगे, ठीक है। देन एज इट इज़ यहाँ पे जैसे वीडियो, फिर डॉट MP4, तो वीडियो MP4 में रहता है तो इसलिए इसको MP4 लिखेंगे। ये सारे क्या है, जो डॉट लग लग के और लिखा रहता है ना, वो है हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन, राइट। अब एक्सटेंशन क्या बताते हैं कि एक्चुअल में जो अपनी फाइल है वो किस टाइप की है, ये एक्सटेंशन का काम होता है। होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से ये अपनी PNG फाइल होती है, JPG होती है, MP4 और MP3, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मली रहती है। अब एक्चुअल में देखते हैं, वाई डू वी नीड फाइल्स, हमें फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। तो देखो सिंपल सा हम देखते हैं यहाँ पे, वाई डू वी नीड फाइल्स, एक्चुअल में हमें फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, सपोज यू राइट समथिंग इन अ कंप्यूटर बट डोंट सेव इट। आपने कंप्यूटर में कुछ लिखा बट वो सेव नहीं हुआ, आप कुछ फाइल बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, बट वो सेव नहीं हुआ, तो क्या होगा, इफ़ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, गलती से अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया, सो दैट इन्फॉर्मेशन मे बी लॉस्ट, तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो जाएगी, है ना। सो सिंपल से यही है कि फाइल्स अलाउ अस टू सेव डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज SSD और यहाँ पे SSD, राइट। तो हमें क्या करता है, फाइल्स वगैरह यहाँ पे स्टोरेज की मतलब यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइड कराता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये सिंपल सा हमें काम देता है। इसके अलावा यहाँ पे पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव में भी लोग क्या करते हैं, डेटा रखते हैं ना अपना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि फाइल्स के थ्रू क्या हो रहा है, हम यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको सेव रख सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा ये देखो एग्जांपल के लिए, जैसे नोट्स की यहाँ पे PDF क्रिएट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये SSD के अंदर यहाँ पे क्या हुई, अपनी स्टोर हो गई, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये अपनी SSD होती है ना, ये, और यहाँ पे ये अपनी SSD, राइट। तो इस तरीके से दोनों रहते हैं, है ना। अब हमें जब भी ज़रूरत है हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बिकॉज क्या है, वो सेव हो चुकी है। क्लियर है।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ फाइल कंटेन। सो अ फाइल कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन इट्स पर्पस, राइट। तो यहाँ पे क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए अपन यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, है ना, क्या चीज़ हमें स्टोर करना है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि अपनी जो फाइल है वो क्या कंटेन करके रख रही है ना। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा जो टेक्स्ट फाइल होती है वो टेक्स्ट यहाँ पे कंटेन करके रखती है, जो इमेज फाइल होती है वो इमेज को रखती है, जो ऑडियो फाइल है वो ऑडियो रखेगी साउंड, देन उसके बाद जो वीडियो फाइल है वो वीडियो रखेगी, देन यहाँ पे जो प्रोग्राम फाइल है तो वो अपने एक प्रोग्राम को रखेगी, राइट। तो इस तरीके से हमारी फाइल्स बनती है ना। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं कि फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, राइट। तो यहाँ पे देखो, जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नेम होता है फाइल का, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। जैसे ये लिखा है फॉर एग्जांपल OS, देन यहाँ पे नोट्स, फिर डॉट PDF। तो यहाँ पे PDF जो है ना वो अपना क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, राइट। ये क्या है, अपना एक्सटेंशन है। तो फाइल का नेम क्या है, ये अपना यहाँ पे नेम है OS नोट्स, राइट। तो ये नेम है और ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस टाइप की है ना। ये देखो एक्सटेंशन क्या बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे PDF है तो सिंपल सी बात है, PDF के अंदर क्या होंगे भाई, पेजेस होंगे बहुत सारे, है ना, मल्टीपल यहाँ पे कलेक्शन होगा पेजों का, यही चीज़ होती, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फाइल ऑपरेशंस, राइट। तो फाइल के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं फाइल। तो सिंपल सी बात है, देखो आप क्या कर सकते हो, फाइल को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इसके अलावा ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एंड इसके अलावा यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो, राइट। आपने ओपन किया, क्लोज कर दिया। आपको अगर मान लो गलत फाइल बन गई तो आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप सिंपल सा नेम चेंज कर दोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो फाइल के अंदर, है ना। सो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, व्हेन यू ओपन अ PDF, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेशंस फाइल्स, ऑपरेंट इट एंड प्रोवाइड्स इट डेटा टू द एप्लीकेशंस, राइट। तो सिंपल सा जब आपने यहाँ पे कोई सी फाइल ओपन की, जैसे मान लो, तो फिर क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे क्या करेगा, फाइल्स को ओपन करने में हेल्प करेगा। आपको याद होगा ना सिस्टम कॉल के बारे में, तो वो सिस्टम कॉल क्या करेगा, यहाँ पे पहले सिस्टम कॉल होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको अलाउ करेगा, है ना, जो भी एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे आपका डेटा खोलेगा। सो इस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो सिंपल एग्जाम के लिए डेफिनेशन दे रखी है आपको। सो आराम से आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, सिंपल से देखो, अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिंपल सा फाइल में क्या है, कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी डेटा का, सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है, और वो फिर आपके सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तभी तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो उसको, कभी भी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है ना, इस तरीके से रहता है। सो सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में फाइल क्या है, क्या ऑपरेशंस होते हैं, है ना, क्यों हमें इसकी नीड है, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं यूजर्स एंड सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम। मतलब देखो, अब जो एक नॉर्मल फाइल होती है, कोई एक फाइल, उसको दो तरीके से लोग देखते हैं, है ना, दो लोग देखते हैं उसको। कैसे, एक तो आप हो यूज़र, आप कौन हो, आप हो यूज़र, राइट, जिसने फाइल को क्रिएट किया है, या फिर आप देख रहे हो उसको, है ना, या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आप कौन हो, यूज़र हो, राइट। तो पहला होता है यहाँ पे यूज़र्स व्यू, जो आप देख रहे हो, है ना, जो यूज़र देख रहा है। उसके अलावा सेकंड होता है सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू, मतलब अब जो सिस्टम को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो किस तरीके से उसको देख रहा है ना। सो दो अलग अलग तरीके होते हैं फाइल को देखने के। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूज़र्स किस तरीके से देखता है। अब जैसे मान लो यूज़र है, भाई आप हो यूज़र, है ना। अब आप किस तरीके से एक फाइल को देखोगे, सिंपल है, आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल से ऑपरेशंस करोगे। जैसे देखो, अ नॉर्मल यूज़र डज नॉट नीड्स टू नो हाउ द फाइल एक्चुअली स्टोर्ड इन द डिस्क, राइट, इनसाइड द डिस्क। मतलब यहाँ पे आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो आपकी फाइल है वो डिस्क के अंदर कैसे स्टोर होती है। एक्चुअल में अगर आपको नहीं पता तो फाइल डिस्क के अंदर स्टोर होती है ना। सो कैसे स्टोर होती है, राइट, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने तो सिंपल से क्या किया, क्रिएट फाइल किया, है ना, माउस से क्लिक किया, आया यहाँ पे न्यू फाइल, आपने क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया, और उसके अंदर जो रखना आपने रख लिया। बट आपको नहीं पता कि एक्चुअल में वो बैकएंड में कैसे काम किया, है ना। तो यही चीज़ें आप एज अ यूज़र उसको देखते हो, है ना। सो देखो यहाँ पे
आप सिंपल से यहाँ पे ऑपरेशन करते हो, जैसे आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ओपन करते हो फाइल को, रीड करते हो, राइट करते हो, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट, यही सब ऑपरेशन नॉर्मली कोई भी यूज़र करता है ना। सो सिंपल से यही है जो अपना यूज़र होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो एक पीडीएफ बनाई, OS नोट्स डॉट PDF, इस तरीके से पीडीएफ बनाई। अब क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इससे मतलब होगा कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फाइल कहाँ पे है, लोकेशन क्या है उसकी, फाइल के अंदर क्या चीज़ है, और फाइल का साइज़ क्या है, और फाइल का टाइप क्या है। आपको सिर्फ इसी से मतलब रहता है ना। बाकी आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है कि बैकएंड में वो काम कैसे कर रही है। अब देखो सेकंड देखने वाले अपन यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स मतलब सिस्टम के अंदर कैसे फाइल स्टोर होती है, क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ अपन यहाँ पे समझने वाले हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला जो कि है सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम। मतलब यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड जो कि है सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम। मतलब यहाँ पे फाइल जो अंदर सेव होती है, इंटरनली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है ना। सो वो चीज़ अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अ सिस्टम प्रोग्रामर्स इज कंसर्न्ड विथ हाउ द फाइल सिस्टम एक्चुअली वर्क्स इंटरनली। इंटरनली फाइल एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, वो यहाँ पे उसका मतलब होता है सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू, राइट, कैसे उसको अंदर देखा जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है दे नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक, सबसे पहले यहाँ पे हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिस्क। डिस्क क्या होती है यहाँ पे, आपने SSD का नाम सुना है, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। तो ये होता है ना। अभी के टाइम पे तो SSD चलने लगा है, SSD चल रहा है, पहले आपका SSD चलता था। सो होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो अपनी डिस्क ब्लॉक होते हैं वो कैसे एलोकेट होते हैं, है ना। देन उसके अलावा यहाँ पे जो डायरेक्टरीज होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। देन यहाँ पे जो फाइल होती है वो कैसे एक्सेस होती है। इसके बाद यहाँ पे हाउ फ्री डिस्क स्पेस इज मैनेज, कैसे स्पेस मैनेज वगैरह होता है। उसके अलावा यहाँ पे हाउ फाइल्स प्रोटेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, तो फाइल्स का प्रोटेक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे समझने वाले, राइट। तो ये चीज़ें हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम में क्या देखने वाले, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी हेल्प से होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपनी यहाँ पे SSD, राइट, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है, तो ये होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, है ना। सो नॉर्मली समझो कि क्या होता है, इसमें अपन कोई सा भी डेटा स्टोर करते हैं, है ना। अपना जितना भी डेटा होता है, जो भी हम चीज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इसी की हेल्प से होगा। अभी तो मैंने बोला ना SSD आ गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, उसमें ये पूरा सिस्टम होता ही नहीं है ना। उसमें अलग मेथड होती है, राइट, उसमें अलग तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ये बट पुराना था। अभी देखो इसमें क्या है, यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं, ये जो गोल गोल प्लेट्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्लेटर्स, राइट। ये क्या है, अपनी प्लेटर्स हैं। जैसे ये 1 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से क्या लगी, अपनी प्लेट्स लगी, जिनको अपन बोलते हैं प्लेटर्स। ठीक है, ये अपनी प्लेटर्स होती है, जो क्या करती हैं, एक्चुअल में जो डेटा होता है ना अपना, वो डेटा इन्हीं के ऊपर रखा जाता है ना। यहीं पे स्टोर होता है जितना डेटा होता है, इन्हीं प्लेटर्स के ऊपर। यहाँ इस प्लेटर्स में, इस प्लेटर्स में यहाँ पे पूरा डेटा रखा जाता है ना। ये चीज़ अपनी होती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है। ये क्या है, अपनी प्लेटर्स हैं। क्या है ये, प्लेटर्स हैं, राइट, प्लेटर्स। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है जिससे ये कनेक्टेड है, ये ऐसे सीधा ये नीचे तक गया है, इसको बोलते हैं स्प्रिंडल। क्या बोलते हैं, स्प्रिंडल। ये अपना स्प्रिंडल होता है, ठीक है। अब स्प्रिंडल से ये पूरी यहाँ पे देखो बिल्कुल कनेक्ट होती है, मतलब ये गोल गोल घूमता है स्प्रिंडल। स्प्रिंडल क्या होता है, घूमता है। कैसे घूमता है, स्प्रिंडल मोटर की हेल्प से। स्प्रिंडल मोटर लगी होती है, उससे क्या होता है, ये राउंड ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, जिससे अपना पूरी जगह पे डेटा फैल सके या फिर एक्सेस कर सके या फिर स्टोर कर सके, है ना। इसलिए मूव करता है कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मूव करता है गोल गोल। उसके अलावा एक होता है अपना एक्चुएटर, ये इस तरीके से होता है। अब इसमें ये जो चीज़ें लगी रहती है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन, रीड राइट हेड। ये क्या, एक हेड होता है, मतलब जो क्या करता है, डेटा को रीड करता है या फिर राइट करता है, या तो स्टोर करेगा या तो एक्सेस करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं।
इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये जो जितनी भी आपकी यहाँ पे प्लेट्स है ना, इसके यहाँ पे दो सरफेस होते हैं, एक तो अपना ये सरफेस, दूसरा इसके नीचे वाला सरफेस, है ना, दो सरफेस होते हैं जनरली। सो इस तरीके से नॉर्मली होता है जहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है ना। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये ऊपर लगा है, यहाँ पे ये जैसे नीचे लगा है, ये ऊपर लगा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये वर्क कैसे करता है, देखो सिंपल से समझो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई सी फाइल क्रिएट की, ठीक है, आपको फाइल क्रिएट करना है, आपने यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट किया, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस होता है उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे रीड राइट हेड के थ्रू यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, इसमें फिर ये क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से ये जो आपके यहाँ पे प्लेट्स है इनके ऊपर डेटा को क्या कर देगा, राइट कर देगा। क्या कर देगा, राइट कर देगा प्रॉपर लोकेशन पे, है ना, ताकि बाद में भी एक्सेस कर सके। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो आपकी ये प्लेट्स होती है ना, ये रहती है मैग्नेटिक सरफेस की। इसमें क्या रहती है, मैग्नेटिक सरफेस रहती, इसलिए आपका डेटा प्रॉपर यहाँ पे सेफ रहता है और अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक सरफेस रहती है इनकी, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ, दोनों सरफेस में, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। ये क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है ना, इस तरीके से रहती है नॉर्मली आपकी हार्ड डिस्क, राइट। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी तक अपन ने देखा कि जो अपनी यहाँ पे एसएसडी होती है, ठीक है, वो किस तरीके से होती है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। हमने रफली लैंग्वेज में देखा कि जो प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर हमारा डेटा रखा होता है, जो ये प्लेटर्स है ना, उसके ऊपर अपना यहाँ पे डेटा रखा होता है ना, यही चीज़ है। अब अपन ये देखेंगे कि डिस्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है वो डेटा एक्चुअल में कैसे रखा जाता है, और इस जो प्लेटर है इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है ना, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द वे डेटा इज अरेंज्ड एंड स्टोर्ड ऑन द डिस्क सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ईजिली स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसानी से क्या कर सके, स्टोर कर सके, प्लस वहाँ पे क्या कर सके, एक्सेस कर सके डेटा को, राइट। अब देखो सिंपल वर्ड में अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, अ डिस्क इज जस्ट नॉट अ बिग एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे ये कोई खाली बड़ी जगह नहीं होती, है ना। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट टू स्टोर डेटा प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपर अलग अलग पार्ट्स में, ताकि अपना डेटा क्या हो सके, स्टोर हो सके, है ना। सो ये कुछ इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेटर, राइट। अब प्लेटर तो आपको पता ही है ना, ये अपना प्लेटर है जहाँ पे अपना एक्चुअल डेटा होता है, राइट। ये अपना प्लेटर हो गया, सर्कुलर डिस्क जिसे बोलते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा ट्रैक, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रैक क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं एक प्लेटर के अंदर, उसे ट्रैक बोलते हैं। और सेक्टर क्या होता है, ट्रैक को ही अपन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर, जिसके अंदर अपना डेटा होता है ना। सो ये है। देन सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर में क्या होता है, जब बहुत सारी डिस्क ऐसे आपस में जुड़ी रहती है ना, ऐसे मतलब ऊपर फिर ये नीचे फिर ये नीचे, ये अपना इसके थ्रू जुड़ी रहती है, जिसको बोलते हैं स्प्लेंडर, राइट। ये स्प्लेंडर है ना। तो जब ये आपस में ऐसे ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऐसे रखी रहती है, ऐसी दिखती है, तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो ये एक सेम पार्ट है, ये एक सेम पार्ट है, ये एक सेम पार्ट है, तो जब हम इनको मिला देते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बन जाता है, यही है अपना सिलेंडर, इस तरीके से, है ना, इस तरफ भी इस तरफ भी, राइट। तो यही क्या है, अपना सिलेंडर है। ये तो आपको सिंपल सा पता है कि एसडीडी अपनी इस तरीके से होती है ना। ये देख लो, अंदर अपन खोले तो इस तरीके से रहता है, ये प्लेट्स रहती है अपनी, जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक रहती है पूरी, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या होता है, रीड राइट हेड होता है, राइट। तो इस तरीके से अपनी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अपन डिस्क ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं एक्चुअल में, है ना। ये है अपने यहाँ पे डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये देखो, अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है बहुत सारे यहाँ पे सर्कल्स हैं, मतलब ये पूरी अपनी क्या थी, यहाँ पे प्लेटर था, ठीक है, ये प्लेटर थी, इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स, ये मल्टीपल सर्कल्स है ना, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, राइट। अब क्या हुआ, देखो पहली बात, ये सर्कल्स बने हैं, बहुत सारे सर्कल्स बने हैं, तो जो सर्कल है उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ट्रैक बोलते हैं, है ना, जो सर्कल बने हुए हैं। और सर्कल को फिर अपन ने क्या किया, इस तरीके से देखो डिवाइड किया हमने, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, है ना। तो जो ये सिंगल सिंगल पार्ट है, ये जो डिवाइड होने के बाद आए, ये अपने सेक्टर है। और इन्हीं सेक्टर में अपना क्या होता है, डेटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो स्टोर होती है, राइट। डेटा छोटा छोटा डेटा स्टोर होता है इनके अंदर,
बस यही है सिंपल सी चीज़ और कुछ नहीं है। ये देखो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैंने बोला था ना, जैसे ये क्या अपना प्रॉपर मान लो एक सेक्टर है, ये अपना एक सेक्टर है, ये अपना एक सेक्टर है, सेम ये, तो इन सबको मिला दें तो अपना क्या बन जाता है यहाँ पे, सिंपल सा सिलेंडर बन जाता है ना। बस यही चीज़ है, ऐसे अपना डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं टेप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो अपना यहाँ पे प्लेटर होता है, ठीक है, ये प्लेटर होता है, इसी का पार्ट है एक्चुअल में अपना डेटा कैसे रखा होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। सो अब ध्यान से देखना किस तरीके से होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा सारी चीज़ें, है ना। सो सिंपल सा समझो, यहाँ पे देखो, टेप ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स the way data is stored and arranged on a magnetic tape। मैग्नेटिक टेप के अंदर कैसे अपना डेटा क्या होता है, अरेंज होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, अ मैग्नेटिक टेप इज अ सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक स्टोर होता है सिक्वेंस में प्रॉपर, है ना, जंप नहीं कर सकता ऐसे बीच में, राइट। ये चीज आपको याद रखना है। विच मीन्स डेटा इज जनरली एक्सेस फ्रॉम द बिगनिंग टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड लोकेशन, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लास्ट तक अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, है ना। देन उसके बाद देखो, हाउ डज द टेप ऑर्गेनाइजेशन वर्क, मतलब टेप ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, डेटा ऑन अ टेप इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के फॉर्म में अपना डेटा रहता है, या फिर इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक के फॉर्म में रहता है या रिकॉर्ड के फॉर्म में रहता है, जो भी आप समझना चाहो, बात एक ही है ना। देन इसके बाद दीज रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अरेंज होते, जैसे रिकॉर्ड 1 है, रिकॉर्ड 2 है, रिकॉर्ड 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। अब यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम है प्लस यहाँ पे इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। अब देखो इस डायग्राम में क्या है वो चीज़ ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल टाइप का, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे सप्लाई रील। क्या बोलते हैं, सप्लाई रील। देन यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये, इसको बोलते हैं टैकअप रील। क्या, टैकअप रील, मतलब आपको जैसे मान लो ये जो आपके बहुत सारे क्या है, टेप है, ये पूरा टेप है ना, ये इस तरीके से पार्ट में डिवाइड होता है, ये ब्लॉक है, या फिर इसी को मैंने आपको बोला था रिकॉर्ड बोलते, राइट। ये रिकॉर्ड 1 है, जैसे मान लो ये रिकॉर्ड 2 है, ये रिकॉर्ड 3। अब ये जो रिकॉर्ड रहते हैं, तो दो ब्लॉक के बीच में एक यहाँ पे गैप रहता है। क्या रहता है, गैप रहता है ना, जो उनको अलग करता है, सेपरेट करता है। अगर आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना तो इस गैप को पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ है। अब डेटा यहाँ इन ब्लॉक्स में रखा रहता है अलग अलग तरीके से अपना, है ना। अब क्या होगा, जो ये पट्टी टाइप की निकल रही है ना, ये इससे निकलती है, जो रोल है ना आपका, रील है, ठीक है, इससे निकलती है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें भरी हुई हैं, जितनी रील भरी हुई है, वो क्या है, यहाँ पे पूरी खाली है, उसके अंदर यहाँ पे कोई डेटा नहीं रखा। तो अगर अपन को डेटा रखना है तो इसमें से रील निकलेगी इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे आती जाएगी, डेटा रखते जाएंगे। और देखो जिस भी ब्लॉक के अंदर अपना डेटा स्टोर होता जा रहा है, वो यहाँ से आते 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 यहाँ पे इसमें रोल होता जा रहा है ना, टेक अप रोल। तो इसमें रोल होता जा रहा है, तो इसमें खाली, इसमें डेटा अपना भरते जा रहा है, इस तरीके से रोल होता है। तो यही है सेम अपना टेप ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो अपन को एक्सेस करना है रिकॉर्ड नंबर 4 को, है ना, रिकॉर्ड 4 को एक्सेस करना है, या फिर अगर बोले तो ब्लॉक 4 को एक्सेस करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाले जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, उन पे एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पे जंप कर पाओगे, मतलब ऐसे जा पाओगे, जंप नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना, वो चीज़ें। अब इसके मेन अपन फीचर्स की बात करें तो ये देखो 1 2 3 4 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन इसके अलावा सेकंड हो जाता है अपना रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है ना, वो इंडिविजुअली अलग अलग यहाँ पे रिकॉर्ड्स में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका लो कॉस्ट। अब जनरली जो मैग्नेटिक टेप होती है, उसकी यहाँ पे अपन बोले तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, है ना, अगर आपको खासकर ज़्यादा डेटा अगर स्टोर करना है तब, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है लार्ज स्टोरेज, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। अगर इन केस आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखना है, उसका बैकअप चाहिए, तो आप क्या करोगे, कॉपी करके इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये बैकअप के लिए भी काम आता है ना। सो ये सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कैसेट टेप है ना। जो कैसेट टेप होता है ना, अब उसमें क्या होता है, एक एक करके डेटा भरे होते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे कोई सॉन्ग सुनना है ना। और यहाँ पे इसमें टोटल मान लो 10 सॉन्ग है। ठीक है, 10 सॉन्ग है। अब क्या है, एक एक करके ये सॉन्ग है। अब आपको लास्ट वाला सॉन्ग सुनना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सॉन्ग पे जाओगे, फिर टैप करोगे, टैप करोगे, टैप करोगे, करते करते आप लास्ट पे आओगे, फिर रुक जाओगे। ऐसे आप सुन सकते हो। डायरेक्ट ऐसे तो नहीं है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट इस पे जंप कर जाओ, नहीं कर सकते ना। एक एक करके आपको सबको स्किप करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे सॉन्ग निकलेगा। जैसे जनरली होता है ना, इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये सॉन्ग होता था, है ना। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ ऐसे होता था। इससे करो तो पीछे आता है, इससे करो तो आगे जाता है, इससे करो तो पॉज हो जाता है, प्ले होता है ना। तो अगर आपको लास्ट वाला सॉन्ग करना है तो आप इस पे टैप 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 करते रहोगे, तब जाके आपका यहाँ पे न्यू सॉन्ग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं ना, वो अपन देखने वाले हैं। कि तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जनरली पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फाइल सिस्टम मॉडल डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनेज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो कंप्यूटर होता है वो फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे स्टोर करता है और कैसे मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, मॉडल्स के अंदर, है ना, मॉडल्स ऑफ फाइल सिस्टम के अंदर। सो इन सिंपल वर्ड इट टेल्स अस हाउ फाइल आर अरेंज्ड एंड हाउ इट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस दैम, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस कैसे करता है और वो अरेंज कैसे होती है, ये चीज़ बताता है। अब ये जनरली 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है यूज़र मॉडल, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, तीसरा होता है फिजिकल मॉडल। ठीक है, सबसे पहले यूजर मॉडल देखते हैं। देखो, यूजर मॉडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे यूजर को कोई मतलब नहीं है कि फाइल किस डिस्क के अंदर है, किस ब्लॉक के अंदर है, कहाँ पे स्टोर है ना। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये देखना है कि भाई फाइल है, उसको यूआई दिख रहा है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसको दिख रहा है, हाँ ये है फोल्डर, ये मेरी फाइल है, इस पर क्लिक करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे डाटा मिल जाएगा, मैं भेज सकता हूँ, किसी को भी स्टोर कर सकता हूँ डेटा। बस यही है यूज़र मॉडल, और कुछ नहीं है। यूज़र को जो चीज़ें यहाँ पे सामने दिख रही हैं, ठीक है, सो वही चीज़ें यहाँ पे, उसको यहाँ पे मेन एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे और हार्डवेयर, बस इससे मतलब रहता है ना, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता। सेकंड अपना यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ये होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब इसको भी जनरली बोला जाए तो यहाँ पे इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे स्टोर है, मतलब किस डिस्क के अंदर है ना, कौन से ब्लॉक के अंदर है, उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। इसको क्या फर्क पड़ता है फिर, इसको ये देखना होता है यहाँ पे कि जो आपकी फाइल है वो अलग अलग सेक्शंस में कितने में बटी हुई है ना। तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट की एक फाइल है। ठीक है, ये देखो, स्टूडेंट का रिजल्ट शीट है यहाँ पे। तो अब इसमें नाम है, यहाँ पे रोल नंबर है, नाम है और मार्क्स है। सो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे फिलहाल रोल नंबर तो नहीं लिखा, बट यहाँ पे देखो नाम लिखा है, उसके फादर का नाम लिखा है, और उसके अलावा यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखे हैं, और पास या फेल है वो लिखा हुआ है ना। सेम एज इट इज दूसरा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसकी भी सेम यहीं पे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखो पास है फेल है वो लिखा है। तीसरा स्टूडेंट है, वो भी पास है फेल है ये लिखा है, ये मार्क्स है, ये फादर्स नेम है, और यहाँ पे उसका नाम है। तो इस तरीके से ये रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंपल सा इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है। जो अपनी फाइल है उसके अंदर यहाँ पे कितने तरीके से वो ऑर्गेनाइज है, कितने सेक्शंस में डिवाइड है ना, रिकॉर्ड अपना कितने सेक्शंस में रखा हुआ है, वो चीज़ है। एंड थर्ड नंबर वाली अपनी यहाँ पे फिजिकल मॉडल। अब फिजिकल मॉडल में ये होता है भाई, मतलब यूजर को पता होना चाहिए, जो भी यहाँ पे है फिजिकल मॉडल में जो व्यूअर है, उसको ये पता होना चाहिए कि जो अपनी यहाँ पे फाइल है वो किस डिस्क के अंदर है ना, एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर है, राइट, किस ब्लॉक के अंदर है, वो चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल के लिए मान लो कोई सी फाइल है, ये देखो एक फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स, राइट। अब वो फाइल देखो, सिंपल सा समझना, एक ये फाइल है। अब जरूरी नहीं है ये अपनी एक सिंगल फाइल यहाँ पे एक ही किसी ब्लॉक के अंदर हो। एक फाइल मल्टीपल ब्लॉक के अंदर भी हो सकती है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक के अंदर भी उसका डेटा हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये क्या अपनी यहाँ पे डिस्क है, इसके अंदर ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 1 से लेके इस तरीके से 60 ब्लॉक है ना, और ये अपनी फाइल है। अब ये जो अपनी फाइल है
इसमें देखो यहाँ पे 3 तरीके से ये 3 ब्लॉक्स में इसका डेटा रखा हुआ गया है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स वाली फाइल का। पहला यहाँ पे रखा है ब्लॉक 10 में ये, फिर यहाँ पे 25 में, फिर यहाँ पे 40 में। इस तरीके से अपना डेटा रखा है 3 ब्लॉक के अंदर। तो ये इसमें पता होना चाहिए फिजिकल मॉडल के अंदर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड के बारे में। अब ये डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड होता क्या है, सिंपल से समझो। इसमें क्या होता है देखो, अपना यहाँ पे जैसे मान लो कोई सा भी यहाँ पे फाइल है, ठीक है, कोई सी भी फाइल है। अब मुझे इसको स्टोर करना है ना। तो अब ये देखना पड़ेगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को। अपन ने तो कर दिया स्टोर, बट जो ओएस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में कि हमें यहाँ पे कहाँ पे स्टोर करना है। मतलब डिस्क के अंदर किस ब्लॉक में मैं स्टोर करूँ, है ना, किस तरीके से स्टोर करूँ, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो वही देखेंगे कि वो कैसे डिसाइड करता है कि कहाँ पे किस ब्लॉक के अंदर उसको किस फाइल को स्टोर करना है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर उसको एक्सेस भी करना है तो कैसे करता है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड होती हैं। एक अपना यहाँ पे होता है कंटीजियस एलोकेशन, सेकंड होता है लिंक्ड एलोकेशन, और थर्ड होता है इंडेक्स एलोकेशन। तो 3 मेथड के थ्रू अपना यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि फाइल को कहाँ पे स्टोर करना है ना, किस ब्लॉक के अंदर स्टोर करना है डिस्क के अंदर, और यहाँ पे कैसे एक्सेस करना है। ये तीनों चीज़ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंटीजियस एलोकेशन। तो ये है अपना सबसे पहला कंटीजियस एलोकेशन। इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो सिंपल है, मुझे यहाँ पे 5 ब्लॉक्स के अंदर मतलब मुझे कोई सी फाइल यहाँ पे सेव करना है। जैसे मान लो मुझे कोई फाइल सेव करना है। सो सपोज मेरी फाइल है MP3। MP3 मतलब म्यूजिक वाली कोई सी फाइल है। अब ये मुझे स्टोर करना है। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि अगर मुझे इस फाइल को स्टोर करना है तो मुझे कम से कम 5 ब्लॉक तो चाहिए होंगे, 5 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो सबसे पहली मेथड ये देखेगा कौन सी? कंटीन्यूअस एलोकेशन। इसमें क्या होता है, ये लगातार मतलब जो अपनी डिस्क है ना, डिस्क उसके अंदर जाएगा और लगातार इनको स्टोर कर देगा। जैसे यहाँ पे ब्लॉक नंबर 10 के अंदर, ब्लॉक नंबर 11 के अंदर, ब्लॉक 12, 13, 14 लगातार इसने स्टोर कर दिया, है ना। तो ये होता है अपने यहाँ पे कंटीन्यूअस एलोकेशन। मतलब क्या करता है, लगातार ब्लॉक के अंदर अपनी फाइल को स्टोर कर देता है। अब आपको पता है फाइल को एक ही ब्लॉक में तो नहीं डाला जा सकता, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है एक में डाला गया हो, राइट। हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्लॉक्स के अंदर वो हो, है ना। तो यहाँ पे इसने देखा पहले 5 ब्लॉक की ज़रूरत थी, फिर पाँचों ब्लॉक को उसने लगातार एक सीक्वेंस में रख दिया, ठीक है। वहाँ पे इसका डेटा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको दिखेगा कुछ जैसे ये है। ये अपनी यहाँ पे डिस्क के ब्लॉक्स हैं, ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे इस तरीके से इसने ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया फाइल को। तो ये इससे बोलते हैं अपन कंटीन्यूअस एलोकेशन, राइट। अब इसमें देखते हैं एक्चुअल में इसके एडवांटेजेस क्या है। ये इसके एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है, सबसे पहली बात, फास्ट एक्सेस टू फाइल डेटा। मतलब अगर लगातार रखे हुए हैं तो एक्सेस करना तो ईजी हो जाएगा ना भाई। कुछ नहीं करना, जस्ट बगल में जाना है, फिर उसके बगल में जाना है, फिर उसके बगल में जाना है। तो ऐसे करते करते मुझे फाइल पूरी मिल जाएगी, है ना। तो ईजी हो जाता है इससे एक्सेस करना। उसके अलावा यहाँ पे सिंपल टू मैनेज, भाई मैनेज करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगल बगल में है ना, तो सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे गुड फॉर सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। अगर हम सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये होता है कि अपन ने पहले को एक्सेस किया, फिर दूसरे को एक्सेस किया, फिर तीसरे को एक्सेस, तो ऐसे ही होता है ना। तो इससे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा एक्सेस, प्लस हमें ईजी रहेगा, है ना। वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये है। अब इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है। क्या है डिसएडवांटेज है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन ऑकर। इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे क्या है, डिस्क है, ठीक है। ये मेरी क्या है, यहाँ पे डिस्क है। अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक्स है ना। अब मुझे यहाँ पे 5 ब्लॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है, 5 ब्लॉक्स की ज़रूरत है। मान लो पहला वाला ब्लॉक भरा हुआ है, ठीक है, पहला वाला ब्लॉक भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक भी भरा हुआ है, और यहाँ पे ये ब्लॉक भी भरा हुआ है। अब मुझे 5 लगातार कंटीन्यूअस में तो लगातार ही भरना पड़ता है ना। अगर मैंने यहाँ पे पहले को डाल दिया, पहले डेटा को, फिर यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे डाला, तो ये तो कंटीन्यूअस नहीं हुआ ना फिर। मतलब मुझे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर मुझे स्टोर करना है कंटीन्यूअस तो पहले स्पेस तो मिलना चाहिए भाई।
तब तो अपन स्टोर करेंगे। पहले से अगर वहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ है तो हम तो रख ही नहीं पाएंगे ना। तो इससे ही बोलते हैं यहाँ पे क्या, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन ऑकर, तो ये समस्या आ सकती है। दूसरी बात है यहाँ पे, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ लार्ज कंटीजियस स्पेस फॉर अ न्यू फाइल। तो मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज कंटीजियस फाइल के लिए स्पेस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अक्सर ऐसे खाली नहीं होता, राइट। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट अपना डिसएडवांटेज है। जैसे मान लो एक बार को मान लेते हैं कि आपको खाली ब्लॉक मिल भी गए, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो आपको 5 ब्लॉक खाली मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब इसके बाद यहाँ पे तो ये भरे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो आपको इसको और बढ़ाना है, मतलब इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करना है इसी फाइल के अंदर, है ना। तो फिर से आपको कंटीजियस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भरा है। तो ये एक समस्या आ सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, राइट। तो सबसे पहला हो गया अपना यहाँ पे कि कंटीन्यूअस एलोकेशन आप कैसे करते हैं डिस्क के अंदर, है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पे लिंक्ड एलोकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन देखने वाले हैं लिंक्ड एलोकेशन कैसे होता है। तो सिंपल सा समझो, जो लिंक्ड एलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन को यहाँ पे फिक्स लगातार कंटिन्यूअस डेटा नहीं दिया होता। मतलब ये है, इसने बोला इस ब्लॉक के अंदर रख दो, इस ब्लॉक के अंदर रख दो, और इसके अंदर और इसके अंदर, ये ब्लॉक से नंबर दे रखे इसने, ठीक है। अब क्या हुआ, इन ब्लॉक के अंदर रखा है, बट क्या होगा, इनके साथ साथ अपन को ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर एक्सेस करना है तो क्या होगा, जैसे ये डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट वाले डेटा का एड्रेस होगा, इसमें इसमें एड्रेस होगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा कि भाई 25 पे जाओ तुम, वहाँ पे मिल जाएगा, ये 25 हो गया। अब इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा, फिर यहाँ पे 7 हो गया, तो इसमें फिर नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा, फिर यहाँ पे सेम 40, तो इसमें फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे आएगा तो इसके बाद तुरंत उसको मिल जाएगा कि हाँ दूसरा वाला कहाँ पे, तो डायरेक्टली चला जाएगा। फिर देखेगा हाँ इसके बाद कहाँ पे, तो यहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या कर सकता है, डायरेक्ट जंप कर सकता है वो, है ना, क्योंकि डायरेक्ट उसको एड्रेस मिल रहा है। फालतू में वो इतना क्यों चलेगा एक एक करके, राइट। तो ये चीज़ होती है इसमें। इस तरीके से अपन यहाँ पे स्टोर करते। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्लॉक नंबर है, तो यहाँ पे ये डेटा रखा है, फिर यहाँ पे एड्रेस है, फिर ये देखो ब्लॉक है, डेटा रखा है, एड्रेस रखा है, सेम एज इट इज सब में। यहाँ लास्ट में क्या होगा, नल, मतलब यहाँ पे खत्म, उसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो इसके भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते, पहला यहाँ पे नो नीड फॉर कंटिन्यूअस फ्री स्पेस, राइट। तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है हमें लगातार स्पेस मिले, है ना, क्योंकि हमें तो लगातार स्टोर करना ही नहीं है, कहीं भी स्टोर कर सकते, राइट। होगा क्या, हमारे पहले वाले में जहाँ डेटा रखा होगा उस ब्लॉक में एड्रेस भी होगा नेक्स्ट वाले का, आराम से एक्सेस कर लेंगे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे है सेकंड कि अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लगातार बन रही है या फिर नहीं बन रही, क्योंकि इसमें तो लगातार का सीन ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट यहाँ पे फाइल कैन ईजिली ग्रो बाय एडिंग न्यू ब्लॉक्स। तो फाइल आराम से ग्रो हो सकती है क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस नहीं करना होता। यहाँ पे मान लो हमने एक फाइल यहाँ पे रखी, ठीक है, एक डेटा यहाँ रखा, एक डेटा यहाँ रखा, और फिर एक यहाँ रख दिया। अब फिर से हमें स्टोर करना है, हमने कहीं यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग जगह पे इस तरीके से हम रख सकते हैं ना। तो ये सिंपल सा अपना कहलाता है ना। होप आपको ये क्लियर होगा। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ये अपना डिसएडवांटेज, राइट। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है यहाँ पे अपना रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस इज स्लो, राइट। तो इसमें रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस बहुत स्लो हो जाता है। क्यों भाई, देखो आपको सिंपल सा पता है, अगर कंटीजियस होता हम जस्ट बगल में जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सेस कर लेते, बट यहाँ पे क्योंकि ये बहुत दूर है ना, एक दूसरे से बहुत दूर है, तो फिर इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर्स। अब जब आपने एड्रेस रखा है ना, पॉइंटर्स रखा है, तो उसके लिए भी आपको अलग से स्पेस चाहिए होगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस ये क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा। उसके अलावा इफ़ अ पॉइंटर इज डैमेज, अगर इन केस यहाँ पे जैसे इसमें यहाँ पे ये है ब्लॉक नंबर 10, इसके अंदर डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे ये क्या है, पॉइंटर। अगर ये यहाँ पे कुछ इसमें डैमेज हो जाता है पॉइंटर में, तो आप फिर एक्सेस ही नहीं कर पाओगे आगे का डेटा, ठीक है, पूरा डेटा जाएगा आपका, मतलब फाइल ही एक्सेस नहीं होगी, ठीक है, एरर आएगा बार बार। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है अगर डैमेज हो गया इन केस तो। अब लास्ट देखते हैं।
अब इसके बाद जो अपना लास्ट है वो है यहाँ पे इंडेक्स एलोकेशन। अब इस इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है, देखो सिंपल सा समझो। इंडेक्स एलोकेशन का मतलब ये होता है पहले से यहाँ पे एक जगह फिक्स हो जाती है ना, ये ब्लॉक फिक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे सारे ब्लॉक नंबर ऑलरेडी लिखे होंगे, ठीक है, ये ब्लॉक नंबर लिखे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। ओएस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें देखेगा, डायरेक्टली उस ब्लॉक पे जाएगा, उस ब्लॉक पे जाएगा, ठीक है, उसको सारी चीज़ें पता चल गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपना होता है यहाँ पे इंडेक्स एलोकेशन। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलो आगे देखते हैं, ये देखो इस तरीके से अपना रहता है। सो ये है इंडेक्स एलोकेशन। तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स ब्लॉक है, ये इंडेक्स ब्लॉक है। इसके अंदर यहाँ पे इंडेक्स ब्लॉक रखे हैं 10, 25, 7, 40, ये सारे अपने ब्लॉक्स है जहाँ पे अपना क्या है, डेटा स्टोर है। तो डायरेक्टली ओएस क्या करेगा, इन पे एक्सेस करेगा, ठीक है, आराम से इन पे एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एडवांटेज देखते इसके क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है ब्लॉक कैन बी स्टोर एनीवेयर ऑन द डिस्क, राइट। तो डिस्क में भाई कहीं भी स्टोर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद सेकंड है यहाँ पे कि सपोर्ट्स डायरेक्ट और यहाँ पे रैंडम एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नो नीड फॉर कंटिन्यूअस फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस फ्री स्पेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, अलग अलग ब्लॉक में रखा हुआ है। अब मान लो उस ब्लॉक को मुझे एक्सेस करना है जिसमें मेरा यहाँ पे लास्ट डेटा रखा है, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इंडेक्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक में देखूंगा कितने मेरे यहाँ पे ब्लॉक हैं, ये यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक है, लास्ट वाले ब्लॉक पे जाऊंगा 40 वाले पे और तुरंत ही एक्सेस कर लूंगा। इस तरीके से हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी देखो नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेगमेंटेशन की। ऑलराइट, क्लियर है। इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, है ना। क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्स ब्लॉक। इंडेक्स ब्लॉक के लिए अलग से स्पेस चाहिए अब आपको, है ना। उसके अलावा यहाँ पे फॉर एवरी लार्ज फाइल मल्टीपल इंडेक्स ब्लॉक्स में बी रिक्वायर्ड, मतलब जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने पास लार्ज फाइल्स होंगी तो मल्टीपल अपन को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट है स्मॉल फाइल्स में बेस्ट सम स्पेस बिकॉज ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक। अब जैसे मान लो अगर कोई छोटी सी फाइल है उसके लिए भी आपको इंडेक्स ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे फालतू में वेस्ट हो जाएगा अपना, है ना। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपन यहाँ पे अलोकेशन करते हैं, है ना, क्या क्या अपनी मेथड्स होती हैं, है ना। सो इस तरीके से अपन मेथड्स के बारे में बात की। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा समझो, जैसे मान लो आपने एक फाइल बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, एक यहाँ पे फाइल बनाई, ये फाइल है आपकी, है ना। अब आपने क्या किया, इसको आपने एक मैन फाइल के अंदर रखा, ठीक है, मैन फाइल के अंदर रखा, है ना। फिर उसके बाद मान लो अगर आपको और उसके अंदर सब फाइल वगैरह बनाना है या फिर उसके अंदर भी और एक दो फाइल कुछ बनाना है, तो ये जो सारी चीज़ आप कर रहे हो यही यहाँ पे कहलाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मतलब कुल मिला के आप किस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर भी सब फोल्डर कैसे बना रहे हो, कैसे अपनी फाइल्स रख रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहलाती है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि आपने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, अपनी फाइल्स को कैसे यहाँ पे सेव करके रखा है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ डायरेक्टरी इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, राइट। तो फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, अ डायरेक्टरी हेल्प्स अस कीप फाइल्स प्रॉपरली अरेंज्ड सो दैट वी कैन इजीली फाइंड एंड एक्सेस देम, राइट। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स नाम का यहाँ पे क्या किया, फोल्डर बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर था ही, आपने उसके अंदर यहाँ पे जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स रख लिए, डीबीएमएस के नोट्स रख लिए, मैथ्स के नोट्स रख लिए, तो आपने क्या किया, एक ही फोल्डर के अंदर बहुत सारे नोट्स रख लिए। तो यही चीज़ है कि आप किस फोल्डर के अंदर कौन से नोट्स रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, है ना, मतलब जो भी चीज़ है आप उसके अंदर रख रहे हो, तो वो कहलाता है अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंपल से समझ में आ गया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके टाइप्स होते हैं,
देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके टाइप्स हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स, राइट। सबसे पहला होता है यहाँ पे सिंगल लेवल डायरेक्टरी, देन सेकंड होता है यहाँ पे 2 लेवल डायरेक्टरी, देन होता है 3 लेवल डायरेक्टरी, है ना, 3 लेवल स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, देन उसके बाद होता है असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, और यहाँ पे लास्ट होता है जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। इस तरीके से इसके 5 टाइप्स होते हैं, है ना। किस किस तरीके से आप अरेंज करो, तो सिंपल सा देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको वो क्लियरली सुन रहे हैं, देन उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल लेवल डायरेक्टरी की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपने यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है ना, आपके पास है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर, राइट। डॉक्यूमेंट्स, आपने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे टोटल ये जो आपको फाइल्स दिख रही है ना, आपको 3 और 2 5 फाइल्स आपने यहाँ पे रखी है, ठीक है। 5 फाइल्स रखी, जैसे ओएस के आपने पीडीएफ रखी है, यहाँ पे डीबीएमएस की पीडीएफ रखी है ना, मैथ्स की पीडीएफ रखी है, राइट। आपने यहाँ पे किसी का रिजल्ट रखा है, डॉक्यूमेंट, एक फोटो रखी है। ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायरेक्टली रख दी, क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन सिंगल लेवल डायरेक्टरी, मतलब सिर्फ आपने एक फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रख दी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी चीज़ थी वो आपने रख दिया। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो इस तरीके से, जैसे ये अपना यहाँ पे हो गया, ये मेन फोल्डर है, उसके अंदर आपने यहाँ पे अलग अलग टाइप की, देखो अलग अलग टाइप की फाइल रखी है ना आपने, कहीं पे इमेज, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अब ये चीज़ अब है, तो ये चीज़ कहलाती है अपनी सिंगल लेवल डायरेक्टरी, राइट। अब देखते हैं एक्चुअल में कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह क्या है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो देखो क्या होता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली खोलोगे, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला है ना, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला ओपन किया फोल्डर, तो मुझे डायरेक्टली सारे दिख जाएंगे, जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ, है ना। अब देन उसके बाद यहाँ पे है ईजी टू इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी होता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड है अपना इजी टू मैनेज फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब अगर देखो कम नंबर ऑफ फाइल्स हैं तो अपन आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, बट अगर इसी की बजाय नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लो 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो क्या होगा फिर, एकदम यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट्स खोलोगे भर भर के फाइल्स निकल आएंगे, बहुत सारी फाइल्स निकल आएंगे। अब उसके बीच में एक कोई सी फाइल ढूंढना है तो फिर कितना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, है ना। सो वही डिसएडवांटेज की बात करते, सबसे पहला है फाइल नेम कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑकर, मतलब अब देखो आपका यहाँ पे फाइल नेम जो होगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा है तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, है ना, हो सकता है आपको मिले ही ना, राइट, आपका टाइम वेस्ट हो जाए फालतू में, तो ये चीज़ें होती है। देन उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, तो लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। देन उसके बाद क्या है, नो प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल्स की प्रॉपर यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि देखो ग्रुपिंग है ही नहीं ना कुछ, सारी चीज़ें आपने उसमें हर एक टाइप की आपने पीडीएफ भी उसी के अंदर रखी है, फोटो भी उसी के अंदर रखी है, और जितनी भी आपकी फाइल हो सकती थी सारी आपने उसी के अंदर रख ली, तो इससे क्या होगा, सारी फाइल यहाँ पे एक साथ हो गई, मतलब कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, है ना, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। तो ये है अपना यहाँ पे सिंगल लेवल डायरेक्टरी, राइट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होता है। अब देखो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं 2 लेवल डायरेक्टरीज के बारे में, राइट। अब ये 2 लेवल डायरेक्टरीज क्या होती है, ध्यान से समझो, सिंपल है। जैसे मान लो अभी मैंने क्या बोला आपको, सिंगल लेवल में क्या था, आपका यहाँ पे एक मैन फाइल थी, उसी के अंदर सारी आपने फाइल्स को रख लिया था, सारी फाइल्स को एक ही फाइल के अंदर आपने रख लिया था, है ना। अब जो आपके यहाँ पे 2 लेवल डायरेक्टरीज होगी, उसमें क्या है, आपने यहाँ पे एक मैन फाइल बनाई, ठीक है, एक मैन आपकी डायरेक्टरी होगी, देन उसकी आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक और आपने सेपरेट वगैरह डायरेक्टरी बना दी उसकी, है ना। जैसे आपने फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल 2 लेवल बनेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपने फाइल बनाई, अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे लेवल 1, ये आपका लेवल 1 हो गया, ये आपका यहाँ पे लेवल 2 हो गया, तो ये लेवल 1 लेवल 2, तो 2 लेवल होंगे, मतलब 2 लेवल डायरेक्टरी, उसका नाम ही है 2 लेवल, सिंगल लेवल मतलब एक ही लेवल। 3 लेवल अगर होगा, आगे अपन देखेंगे अभी, तो उसमें 3 लेवल हो जाएंगे, है ना। ये सिंपल सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या किया है, यहाँ पे ये एक मैन यहाँ पे डायरेक्टरी है, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें यहाँ पे एक यूनिट नंबर 1 की यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई,
यहाँ पे दूसरी यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की डायरेक्टरी बनाई। तो हुआ क्या, इसमें टोटल आपके 2 लेवल हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पे आप इसके अंदर फाइल नहीं रख रहे हो कोई सी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कि इसकी एक और डायरेक्टरी बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये लेवल 1 है आपका, आपने यहाँ पे क्या किया, लेवल 1 में एक डायरेक्टरी बनाई, एक फाइल बनाई। फिर आपने क्या किया, लेवल 2 पे आए आप। लेवल 2 में आपने यहाँ पे देखो ये दूसरी यूजर 1 और यूजर 2 दो बनाई, तो है तो वो लेवल 2 के अंदर ही। अब इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स, डीबीएमएस के नोट्स रखे इसके अंदर, है ना। देन उसके बाद इसमें आपने देखो मैथ्स और फिजिक्स के नोट्स रखे। तो इस तरीके से अपनी चीजें होती है, इसे बोलते हैं 2 लेवल डायरेक्टरीज, राइट। तो होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब इसके भी अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये देखो ये इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या बोल रहे हैं, फाइल्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स आर केप्ट सेपरेट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइल्स होंगी वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी, है ना, जिससे आसानी होगी ढूंढने में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो फाइल्स नेम कॉन्फ्लिक्ट आर रिड्यूस, मतलब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि हमें मिल नहीं रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फाइल्स हो गई, वो चीज़ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या होगा, इजी टू मैनेज मल्टीपल यूजर्स, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिखा कि ये है अपने लेवल 1, ये है अपने यहाँ पे लेवल 2। अब इसमें यूज़र 1 है ना, यूज़र 1 यहाँ पे सपोज यूज़र नंबर 2, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक मैन फाइल है, इसको यूज़र 1 भी एक्सेस कर रहा है, इसको यूज़र नंबर 2 भी एक्सेस कर रहा है, तो इसका अलग है, इसका अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं ना, इजिली रह सकते हैं। अब इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो एक इसका डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि आप इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना, और ज़्यादा इसकी सब फाइल्स नहीं बना सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज में होता क्या है, सिंपल सा समझो। इसमें देखो क्या होता है, जनरली जैसे मान लो एक मेरी मैन फाइल है, ये क्या है, मैन डायरेक्टरी है, ठीक है, मैन क्या है, डायरेक्टरी, राइट। अब मैंने इसके यहाँ पे क्या किया, इसके यहाँ पे और अलग अलग फोल्डर्स बना लिए, फोल्डर 1, फिर यहाँ पे फोल्डर नंबर 2, फिर यहाँ पे फोल्डर नंबर 3, 3 फोल्डर मैंने बना लिया। अब इसके बाद क्या है, मैं चाहूँ तो इनकी भी सब डायरेक्टरीज बना सकता हूँ, है ना, इनकी भी सब डायरेक्टरीज बना सकता हूँ इस तरीके से। मतलब सिंपल से याद ये रखो, जो 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज होती है उसमें जितनी चाहूँ उतनी ज़्यादा सब डायरेक्टरीज बना सकता हूँ। मतलब मेन फाइल, फिर उसकी यहाँ पे सब फाइल्स, है ना, फिर उसके बाद उसकी सब फाइल्स, फिर उसकी सब फाइल्स, उसकी सब फाइल्स, फिर उसके अंदर पीडीएफ, जितनी चाहे उतनी बना सकते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे क्या है, 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, इसके अंदर एक मेन यहाँ पे रूट डायरेक्टरीज है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये फोल्डर्स बनाए हैं, है ना, तो इनकी भी मैंने सब डायरेक्टरीज बना ली। अब मैं यहाँ पे भी जितनी चाहे बना सकता हूँ। और हाँ, याद रखना जो 2 लेवल्स था, 2 लेवल, उसमें आप यहाँ पे जितनी चाहे बना सकते हो, ठीक है, जितने चाहे यूज़र हो, यहाँ पे जितने चाहे यूज़र आ सकते हैं, बट उसके यहाँ पे यूज़र की यहाँ पे डायरेक्टरीज नहीं बन सकती, यूज़र की सब डायरेक्टरीज नहीं बन सकती। यहाँ पे जितने चाहे उतनी आप फोल्डर्स बना सकते हो, सब डायरेक्टरीज बना सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे फोल्डर बना सकता हूँ, एक और उसके अंदर मैं रख लूँ, फिर एक और जितना मुझे बनाना है, मेरी मर्जी, ठीक है। इस तरीके से ये होता है हमारा 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, है ना। होप आपको ये क्लियर होगा। ये देखो इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला यहाँ पे फाइल कैन बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, फाइल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। देन उसके बाद यहाँ पे है इजी टू फाइंड फाइल्स। देन यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट्स मल्टीपल लेवल्स ऑफ सब डायरेक्टरीज, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे सुटेबल फॉर लार्ज सिस्टम, लार्ज सिस्टम के लिए क्या है, सुटेबल है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही इजी था, बहुत ही क्लियर वे में हमने समझाया। अब देखो अपन बात करने वाले हैं असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज के बारे में। याद रखना, साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक है, मतलब साइकिल नहीं बनना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो सिंपल से ये होता है, जैसे आपने यहाँ पे 2 लेवल डायरेक्टरीज बनाई, है ना, वैसी कुछ है लगभग, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान लो आपने ये यूज़र अपना 2 है, यूज़र नंबर 1 है, इनने यहाँ पे आपने एक मैन फाइल बनाई, मैन डायरेक्टरी बनाई, उससे यहाँ पे यूज़र नंबर 1 और यूज़र नंबर 2, 2 यूज़र हैं यहाँ पे, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं।
देन उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे देखा इसके अंदर आपने रखा यहाँ पे कोई से ओएस के नोट्स रखे, इसके अंदर डीबीएमएस के, मैथ्स के और यहाँ पे फिजिक्स के, इस तरीके से रखे। अब आपने क्या किया कि अभी फिलहाल क्या हो रहा था, आपने इसकी सब डायरेक्टरीज नहीं बनाई थी, यहाँ भी नहीं बना रहे हो, बट यहाँ पे एक और आपने अलग से यहाँ पे शेयर फाइल बनाई है, ठीक है। ये एक क्या है, शेयर्ड फाइल है। अब क्या होगा, इसको आपका यूजर नंबर 1 भी एक्सेस कर सकता है, यूजर नंबर 2 भी एक्सेस कर सकता है ना। तो दोनों यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जो जो हमें कॉमन चीज़ रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने सपोज यहाँ पे लिखा फोर्थ सेम, राइट, फोर्थ सेम। ये मैंने एक फोल्डर बनाया फोर्थ सेम नाम का, इसके अंदर मैंने अलग अलग ब्रांचेस लिखी। जैसे मैंने लिखा CS, देन यहाँ पे मैंने लिखा सपोज CSIT, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा AIML, इस तरीके से अलग अलग और भी ब्रांचें मैंने लिखी। फिर क्या हुआ, CS के अंदर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे, यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट, यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो एक मैंने जावा की अलग से एक क्या बनाई, PDF बनाई, वो बनाई मतलब एक फाइल बनाई, ठीक है, जावा की एक फाइल बनाई। अब मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे शेयर कर दिया CS वालों से भी, CSIT वालों से भी और AIML वालों से भी, मतलब उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे शेयर फाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है यहाँ पे असाइक्लिक यहाँ पे डायरेक्टरीज में। बट मेन चीज़ ये है, इसमें कोई लूप नहीं बनना चाहिए, कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। एक्सेस कोई भी करे वो चलेगा, बट साइकिल नहीं बनना चाहिए, क्लोज्ड पाथ नहीं बनना चाहिए। बस ये सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे अलाउस फाइल एंड डायरेक्टरी शेयरिंग, राइट। तो ये क्या करता है, फाइल्स को अलाउ करता है डायरेक्टरी शेयर करने के लिए, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेट फाइल्स, राइट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल्स नहीं बन सकती बार बार, है ना। आपने क्या किया, एक फाइल को शेयर कर लिया, अब उसी को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कॉमन चीज़ आपने रखी। देन उसके बाद यहाँ पे है सेव स्टोरेज स्पेस। भाई सिंपल सी बात है, स्टोरेज तो आपका कम होगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, एक कॉमन यहाँ पे शेयर्ड फाइल बना ली है, एक कॉमन यहाँ पे शेयर्ड फाइल बना ली। इसको यहाँ पे जो आपका यूज़र 1 है वो भी एक्सेस कर रहा है, यूज़र 2 भी एक्सेस कर रहा है, और भी मान लो अगर यूज़र 3 है, यूज़र 3 तो वो भी एक्सेस कर रहा है, सब लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। सो ये चीज़ है। देन उसके अलावा यहाँ पे प्रोवाइड फ्लेक्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, राइट। देन यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहले डिसएडवांटेज है मैनेजिंग शेयर फाइल्स कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर बहुत सारे यूजर्स हो गए, तो जो आपकी कॉमन वाली फाइल्स है ना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे डिलीटिंग अ शेयर फाइल्स नीड केयरफुल हैंडलिंग, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे शेयर फाइल को डिलीट करना है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। सो वही चीज़ है, क्योंकि उसमें मल्टीपल यूजर्स उसमें जुड़े हुए हैं, है ना, वो एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइप बचा हुआ है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, बाकी फिर इसको खत्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझो, लास्ट है अपना यहाँ पे जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज। अब इस जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज में क्या होता है, सिंपल सा समझो, इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे लूपिंग वगैरह अलाउ होती है। जैसे आपने देखा असाइक्लिक, उसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो ये सपोज यहाँ पे एक फाइल बनाई अपन ने, ये मेन फाइल है, ठीक है। अब इसका क्या किया अपन ने, यहाँ पे यूजर 1 है सपोज, ये यहाँ पे ये है अपना यूज़र 2, ठीक है, U1, और ये है अपना U2। इस तरीके से यूज़र 1 यूज़र 2 मैंने बनाया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शेयर फाइल बनाई, यहाँ पे एक शेयर फाइल बनाई, और इनको यहाँ पे एक्सेस करा दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे यूज़र 1 और यूज़र 2 को भी कनेक्ट करा दिया। क्या हो रहा है, एक साइकिल बन गया। मतलब यहाँ पे आपका यूज़र 1 भी यूज़र 2 को एक्सेस कर सकता है, यूज़र 2 भी यूज़र 1 की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है ना। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल फॉर्म हो गया। तो ये है, मतलब ज़रूरी नहीं है इसमें साइकिल बने, लेकिन साइकिल बन सकता है ना। इसके देखो मेन पॉइंट्स ये हैं कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कैन बी शेयर, राइट, तो शेयर हो सकते हैं। इसके अलावा साइकिल्स आर अलाउड, राइट, तो साइकिल बन सकता है, अलाउ है। देन इसके अलावा यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल देन एंड साइक्लिक असाइक्लिक डायरेक्टरीज, राइट। तो असाइक्लिक डायरेक्टरीज से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें साइकिल नहीं बन रहा था, इसमें अलाउ होता है, साइकिल बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं। सिंपल सा आपको क्लियर समझ में आ गया। सबसे पहले होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरीज, फिर आता है आपका 2 लेवल डायरेक्टरीज, फिर आता है आपका 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, देन आता है असाइक्लिक, और फिर लास्ट में अपना जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज, राइट। इस तरीके से अपनी डायरेक्टरीज रहती हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइल प्रोटेक्शन। अब फाइल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि सिंपल सी चीज़ें, आपकी फाइल को कोई अदर पर्सन एक्सेस ना कर सके या फिर अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, तो ये चीज़ है उससे आपको बचाना, वही क्या कहलाता है, फाइल प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पे फाइल प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशंस और डिलीशन, राइट। तो यहाँ पे ना कोई मॉडिफाई कर सके, ना डिलीट कर सके, ना अनऑथराइज्ड कोई भी पर्सन एक्सेस कर सके। तो ये चीजें होती है फाइल प्रोटेक्शन का, है ना। अब देखो व्हाई इज फाइल प्रोटेक्शन नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है हमें, ये चीज देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टू कीप डेटा सेफ, डेटा को सेफ बनाने के लिए। इसके अलावा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल, राइट। देन उसके बाद टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस और डिलीशन, कोई सा भी यहाँ पे गलती से अपन से भी यहाँ पे मतलब गलती से ना हो सके, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्ट रखना है इसको, राइट। उसके अलावा यहाँ पे टू कंट्रोल हु कैन रीड, राइट और एग्जीक्यूट अ फाइल, तो कौन इसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये चीजें भी यहाँ पे देखना, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो फाइल प्रोटेक्शन है उसकी जरूरत है ना। देन उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप। अब देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, सपोज यू हैव अ फाइल कॉल्ड पर्सनल डेटा TXT, है ना। तो आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें आपका पर्सनल डेटा रखा हुआ है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कौन है, हमारे पास यहाँ पे राहुल है, ठीक है, राहुल है। अब राहुल भाई ने क्या किया, एक फाइल बनाई TXT नाम की। अब उसने यहाँ पे जो राहुल है वो कौन है, यूजर है, यूजर है। इसके अलावा कौन है, ओनर है, भाई उसी ने फाइल क्रिएट की है ना, तो ओनर भी वही है, यूजर भी वही है। तो वहाँ पे वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकता है। ये चीज़ें कौन कर सकता है, राहुल। बट राहुल के अलावा कोई और पर्सन नहीं कर सकता ये, है ना। सो यही चीज़ है यहाँ पे प्रोटेक्शन, राइट। सिंपल सा है। सो जैसे यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है परमिशंस, जैसे रीड करना, राइट करना, एग्जीक्यूट करना, तो ये पर्सनल फाइल है ना। तो यहाँ पे जो उसने मतलब जिसने उसको बनाया है सिर्फ वही क्या कर सकता है, तीनों चीज़ें कर सकता है। बाकी हर कोई यहाँ पे हर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो यहाँ पे ये है व्यूवर, राइट। तो यहाँ पे मान लो अगर जो पर्सन ए है तो वो सब क्या कर सकता है, देख सकता है उसको, है ना। अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे अलाउ है कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये, अगर मान लो थर्ड पर्सन है जिसने फाइल बनाई है तो वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है ना। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अपन बात करने वाले हैं सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है जैसे आपको कोई से भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, फाइल के ऊपर। जैसे मान लो आपको फाइल को रीड करना है या फिर क्रिएट करना है या फिर आपको राइट करना है, क्लोज करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, वॉटएवर जो भी आपको करना है, ठीक है, फाइल के ऊपर ये सारे ऑपरेशन करना है। तो क्या होता है जनरली, डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम करेगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे एक सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल से क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो या फिर क्रिएट करते हो तो एक सिस्टम कॉल होता है। मतलब यहाँ पे सिस्टम कॉल क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है OS से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि भाई यूजर ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, फटाफट से इसको एग्जीक्यूट करो, है ना। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आपको लगता है कि आपने वाह फाइल खोली तुरंत खुल गई, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या हुआ, उसके पीछे यहाँ पे सिस्टम कॉल ने काम किया, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट भेजी। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आप देख सकते हो डायग्राम। जैसे ये मान लो कोई एप्लीकेशन है, आपने यहाँ पे कोई सा प्रोग्राम रन किया, कुछ किया, सिस्टम कॉल हुआ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल हुआ, रिक्वेस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपकी फाइल वगैरह खुल गई जो भी था, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे सिस्टम कॉल टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। आप पढ़ सकते हो आराम से, राइट।
अब देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ऊपर चलते हैं जहाँ पे अपन ने हेड वगैरह बना के रखा हुआ है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जैसे आपका है ना, ये क्या आपका यहाँ पे सिलेंडर है, राइट, ये आपका बीच में सिलेंडर है। देन ये क्या है, आपकी प्लेटस हैं। तो ये जो प्लेटस हैं इसी पे आपका डेटा होता है ना, क्लियर है। अब मान लो मुझे एक्सेस करना है डेटा पे, जैसे सिस्टम ने रिक्वेस्ट की, जैसे मान लो एक रिक्वेस्ट हुई कि यहाँ पे मान लो 7 देन 28 और यहाँ पे 49, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्रैक पे मूवमेंट करना है, ठीक है, इनको आपको विजिट करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका है जिसको हेड बोलते हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा, जो आपका यहाँ पे क्या होते हैं ट्रैक होते हैं है ना, उस पर मूवमेंट करेगा। अब एक्चुअल में हमें ये करना है कि कम से कम अपन को टाइम कहाँ लग रहा है ना, मतलब ऐसा कुछ करें कि अपन क्या कर ले, सारे पे एक्सेस कर ले, जो भी रिक्वेस्ट हुई है सारे ट्रैक पे चले जाएं है ना, और कम से कम टाइम में चले जाएं। तो उसी के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है ना। सो 1 बाय 1 करके अपन देखेंगे किस तरीके से अपने इस हेड का मूवमेंट होगा, किस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना है, सारी चीजें देखने वाले। सो देखते हैं फटाफट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्लियर है। अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर होगा है ना। सो सिंपल सा यहाँ पे देखो, अब मेन गोल्स देख लेते सबसे पहले इसके है ना, क्या क्या इसके मेन गोल्स है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेन गोल्स है रिड्यूस हेड मूवमेंट, हेड मूवमेंट को रिड्यूस करना। देन सेकंड है अपना यहाँ पे रिड्यूस वेटिंग टाइम, भाई वेटिंग टाइम जो है ना कि एक पे जा रहा है हेड फिर दूसरे पे जा रहा है, तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो वेटिंग टाइम यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है अपनी डिस्क की उसको इम्प्रूव करना, तो ये इसके काम है। अब इसके अलावा यहाँ पे कॉमन यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो टोटल यहाँ पे 6 टाइप की है ना। अब 6 टाइप हैं, अब ये बिकॉज अपना वन शॉट है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊंगा है ना, क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस में क्या करते हैं, और आपको भी क्वेश्चन ही आएगा तो आपको आराम से क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, हो सकता है आ सकता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझाना है प्लस आपको एक एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो फिर आपको कैसे लिखना है, तो पहले आपको समझाना है इनको, फिर जब एग्जाम्पल लोगे तो वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब जो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, इसमें ये होता है देखो जनरली कि जो भी अपनी यहाँ पे रिक्वेस्ट पहले आई है ना, उसको आपको सबसे पहले उस पे जाना है, फिर उसके बाद दूसरी जो रिक्वेस्ट आई है उस पे जाना है, फिर तीसरी जो रिक्वेस्ट आई उस पे जाना है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको उस पे ही जाना है जो रिक्वेस्ट पहले आई है, भले ही वहां पे कितना भी ज्यादा टाइम लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इस तरीके से जनरली आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा कि यहाँ पे कंसीडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक एंड सिलेंडर 98 183 41 122, यहाँ पे 14 124 65 और 67 इस तरीके से दिया है। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करना है हमें है ना। इसके अलावा एक और चीज आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि आपका जो हेड है ना, आपका जो यहाँ पे हेड है तो वो कहाँ पे इनिशियल में रुका है। सो यहाँ पे कहाँ रुका है, 53 पे इनिशियल में रुका हुआ है, ठीक है। ये देखो हेड इज इनिशियल एट सिलेंडर नंबर 53, तो यहाँ पे रुका हुआ है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 0 से 199। बस इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है आराम से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे करना है। और हाँ एक चीज उससे पहले, अगर मान लो आपको ये रेंज नहीं दी है तो ये निकाल भी सकते हो, मतलब निकालना नहीं है, आप अपने मन से ले सकते हो। कैसे, कॉमन सेंस का यूज करके। जैसे आपको देखना है सबसे पहले सबसे मिनिमम नंबर कौन सा दिया है इसमें, सबसे मिनिमम मुझे दिया 14 दिया है, मतलब 100% है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा मिनिमम। फिर उसके बाद सबसे मैक्सिमम देखना है, ये है 183 मतलब 199 अपना लास्ट होगा, ठीक है। अब बोलोगे कैसे बोल रहे हो, तो देखो आपको जनरली सीक्वेंस ये होता है 0 19, यहाँ पे 99 0 199 या फिर 0 से 299, कुछ इस तरीके से नॉर्मली अपना रहता है। तो आप अपने मन से भी अज्यूम कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम को देख के, है ना। सो सिंपल से यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे करना है अपन को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाना है, ये जो नंबर लाइन मैंने नीचे बनाई है ना, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। और याद रखना है यहाँ पे कि 0 स्टार्टिंग में रहेगा, लास्ट में जो यहाँ पे रेंज थी 199 वो रहेगी, बीच में सारे आपके यहाँ पे जो भी उसने रिक्वेस्ट दे रखी है वो रहेंगे, ठीक है। सो सारी रिक्वेस्ट ब्लॉक रहेंगे।
क्लियर है। सो ये अपने यहाँ पे बीच में सारे आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात उसने बोला है इनिशियल में आपका यहाँ पे जो हेड है वो कहाँ पे, 53 पे। तो सबसे पहले 53 से ही आप स्टार्ट करोगे। सो आपने क्या किया, आप यहाँ पे आए सिंपल सा 53 पे, ये देखो 53 से स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे पूरे ही दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या किया, 53 से मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से। अब मुझे कहाँ जाना है, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई थी उसी पे जाना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 98, फिर 183। तो इससे जाना है आपको डायरेक्टली 98 पे। ये मैं 98 पे गया, ये हो गया मेरा। फिर मुझे जाना है कहाँ, 183 पे। तो ये 183 पे गया। फिर मुझे कहाँ जाना है, फिर जाना है 41 पे। तो डायरेक्टली देखो ये मैं आ गया यहाँ पे 41 पे। तो ये मैं यहाँ पे 41 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, उसके बाद मुझे जाना है 122 पे। तो ये मैं 122 पे आ गया। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे देखो 124। अरे यार, अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, इसके बाद मुझे जाना है देखो 14 पे। तो ये मैं 14 पे आ गया, ये देखो 14 पे आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है, 124 पे। तो ये मैं 124 पे आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे 65 पे। तो ये फिर मेरा 65 है यहाँ पे, ये मैं 65 पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना रहता है। फिर लास्ट में यहाँ पे अपना कहाँ जाना है, लास्ट में जाना मुझे 67 पे। तो ये मैं 67 पे आ गया। इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा नंबर लाइन बनाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरुआत करना है। और जैसे जैसे नंबर दिए वैसे वैसे आपको यहाँ पे जोड़ते जाना है, जिगजैग पाथ जैसे भी बने वो करना है आपको, ठीक है। सो ये सिंपल सा है। अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे अपन निकालेंगे टोटल हेड मूवमेंट, ठीक है। तो टोटल हेड मूवमेंट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 53 से। 53 से आप कहाँ पे गए हो, जैसे जैसे गए हो ना उसके बीच में आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है बस। तो यहाँ पे 53 और 98, तो दोनों में से कौन बड़ा है, 98 बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, सीक्वेंस याद नहीं रखना है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, 98 माइनस 53। फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे 98 से 183, तो 183 माइनस यहाँ पे 98, और सबको बीच में प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को माइनस किया, प्लस किया, फिर यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया, प्लस किया। जैसे मान लो ये देखो इस तरीके से। तो क्या किया, सबसे पहले 98 माइनस 53, बीच में प्लस लगाया, मतलब दो के बीच में यहाँ पे सबको प्लस प्लस करना है आपको। डिफरेंस निकालो फिर प्लस करो, डिफरेंस निकालो प्लस करो। तो ये मैंने डिफरेंस निकाला प्लस किया, डिफरेंस निकाला प्लस किया। बस कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे को माइनस करते जाना है बस। और लास्ट तक आपको करना है। लास्ट में क्या है अपना यहाँ पे 65 और यहाँ पे 67। तो 67 माइनस 65, ये देखो ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। अब जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये टोटल हेड मूवमेंट आया। अगर उसने बोला कि आपको हेड मूवमेंट का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल जो हेड मूवमेंट आया है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जितनी भी आपको आई थी, कितनी आई थी अपन को यहाँ पे, 3 और 4 5 6 7 8, टोटल 8 रिक्वेस्ट आई थी। 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके एडवांटेज ये हैं, वेरी सिंपल, इजी टू इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे फेयर बिकॉज रिक्वेस्ट आर सर्व इन द अराइवल ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे अराइवल ऑर्डर जो ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर में हमें करना रहता है। तो बहुत ही ईजी है, राइट, सिंपल है। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज है इसका, कैन कॉज लार्ज हेड मूवमेंट। मतलब यहाँ पे जो हेड मूवमेंट होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। क्लियर है आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है ना भाई, अगर मुझे दिया है कि मुझे यहाँ पे 14 से डायरेक्टली कहाँ 198 पे जाना है, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस चलना है। फिर उसके बाद बोला है मुझे 2 पे जाना है, तो इतना ज़्यादा फिर चलना है, तो डिस्टेंस तो फालतू में बढ़ रहा है ना। तो वो चीज़ है अपनी यहाँ पे, क्लियर है। उसके अलावा मे रिजल्ट इन हायर वेटिंग टाइम। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा यहाँ पे। सो आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या करते हैं। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपना यहाँ पे SSTF, मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पास में जो है उस पे जाओ पहले, है ना। क्या, सबसे पास में जो रिक्वेस्ट है उस पे एक्सेस करो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट दे रखी है। अब इसके अलावा जो 53 है वो आपका यहाँ पे इनिशियल हेड की पोजीशन है, ठीक है। अब 0 से 199 तक आपको यहाँ पे रेंज लेना है, ये मैंने लिखा। अब क्या करना है, इनिशियल स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 53 से होगा।
53 से स्टार्ट हुआ। अब देखो 53 से पास में कौन पढ़ रहा है, 65 या फिर 41, तो यहाँ पे 65 पास में पढ़ रहा है तो मैं यहाँ से फिर यहाँ पे जाऊँगा। फिर उसके बाद पास में यहाँ पे 67 है तो यहाँ जाऊँगा। अब 67 से 98 पास में है कि 41, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 41 पास में है तो मैं 41 पे गया। 41 से 14 पास में था तो वहाँ चला गया। फिर इससे पास में कौन है, इससे पास में यहाँ पे 98। अब तो ये पूरा यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में है तो यहाँ पे एक एक करके जाते जाएंगे इस तरीके से, और आपको ऊपर से चलना स्टार्ट करना और धीरे 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 नीचे आते जाना है। इस तरीके से आपको करना है। अब कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ है। आपको यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट निकालना है। क्या करना है, फर्स्ट बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो और प्लस करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 65 माइनस 53 होगा, प्लस होगा। फिर आराम से यहाँ पे 67 माइनस 65 होगा, प्लस होगा। ये सारे करके आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो टोटल हेड मूवमेंट आ गया आपका 236। पहले वाले में कितना आया था, 636 कुछ आया था, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आया था। और इसमें कितना आ गया, 236। तो ये था हमारा यहाँ पे SSTF। ऑलराइट, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसके एडवांटेज देखो। यहाँ पहला इसका रिड्यूस डिस्क हेड मूवमेंट, मतलब डिस्क हेड मूवमेंट रिड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो उसके कंपेयर में तो ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे यूजली गिव्स बेटर परफॉर्मेंस देता है। देन उसके अलावा रिड्यूस एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। तो एवरेज वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है ना। कैसे निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम, जो भी आपका यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट आया उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट से, ठीक है, आपका निकल आएगा। डिसएडवांटेज में ये है, सबसे पहला है अ फार अवे रिक्वेस्ट में हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब देखो अब ये नियर में जो होगा उसको यहाँ पे मतलब सिलेक्ट करेगा, है ना, उसके पास जाएगा। फिर जो नियर में होगा उस पर जाएगा। तो जो सबसे दूर है उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा अपना कहलाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे स्टारवेशन कैन ऑकर, मतलब किसी एक रिक्वेस्ट को लगातार यहाँ पे सर्व होने का मौका नहीं मिलता। ये सिंपल सा अपना कहलाता है स्टारवेशन कैन ऑकर। नेक्स्ट पे मूव कर। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले स्कैन एल्गोरिथम के बारे में। अब स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है, सिंपल सा समझो। स्कैन में क्या होता है, आप किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे चलते हो, है ना, कोई सी भी एक डायरेक्शन में चलते हो। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आप खुद से चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो ये लिखा हुआ है सिंपल सा, वन डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, किसी वन डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो एंड वाला होता है, लास्ट वाला जो यहाँ पे डिस्क होता है, वो रिक्वेस्ट चाहे मतलब दी हो या ना दी हो, उसको अपन को यहाँ पे कवर करना ही पड़ता है, ठीक है। उसको यहाँ पे सर्व करो, उसके बाद फिर रिवर्स चलने लगो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वही एग्जांपल यहाँ पे फिर से दिया हुआ है ना। देखो क्या हुआ इसमें मैंने यहाँ पे किया, सबसे पहले अपन इनिशियल में 53 पे थे। अब मैंने एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। जनरली हम राइट साइड में ही चलते हैं, तो राइट साइड में देखो एक एक को कवर करते गए, इस पे एक एक को कवर करते जा रहे हैं। और कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है। मतलब ये देखो 199 तक जा रहा है। भले वो यहाँ पे रिक्वेस्ट में नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी हमें उसको कवर करना ही है। तो 199 को मैंने कवर किया। अब रिवर्स चल रहा है। रिवर्स कैसे चल रहा है, यहाँ पे देखो जो छूटा था ना 53 के बाद कौन सा छूटा था, यहाँ पे 41। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे रिवर्स में गए, फिर उसके बाद 14। अब जीरो को कवर नहीं करना है, याद रखना। स्कैन में जीरो कवर नहीं होगा, ये स्पेशल चीज़ आपको याद रखनी है। बट लास्ट वाला ज़रूर होगा। ये अपना यहाँ पे स्कैन होता है और बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप निकाल रहे थे टोटल हेड मूवमेंट, तो आपको इन दोनों में से मैक्सिमम वाले को मिनिमम से माइनस करना है, देन प्लस करना है, और ये सारे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके लिख देना है। ये आपका टोटल हेड मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। सबसे पहला एडवांटेज है प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस देन FCFS, राइट। तो इससे बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। सेकंड है रिड्यूस लार्ज वेटिंग टाइम। देन थर्ड है अपने यहाँ पे गिव मोर यूनिफॉर्म सर्विस टू रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादातर अपने यहाँ पे क्या होता है, वेटिंग टाइम कम से कम हो जाता है। पहली बात यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये, है ना। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है, जो आसपास वाली होती है, एक ही लाइन में करते जाता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, राइट। देन इसके बाद अपना डिसएडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो बैक वाली होती है ना, जो बैक वाली रिक्वेस्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ता है उनको, सबसे लास्ट में लिया जाता है उनको, है ना। सो वही चीज़ अपन ने देखा, ऊपर 14 सबसे लास्ट में लिया गया, राइट। तो ये चीज़ है, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका यहाँ पे सी स्कैन है ना, मतलब सर्कुलर स्कैन, सी मतलब सर्कुलर, उसमें क्या होता है सिंपल से समझो। आप देखो स्कैन का ही ये क्या है, पार्ट है, मतलब सर्कुलर स्कैन है, तो उसी के जैसा होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, है ना।
क्या चेंज होता है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मली जैसे क्वेश्चन वही है ना, जैसे क्या हुआ, सबसे पहले हम इनिशियल में यहाँ पे थे 53 पे थे, हमने क्या किया एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। सपोज सेम उसी के जैसा हम राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, लास्ट तक हमने कवर किया, ये पूरा देखो लास्ट वाले को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अभी नॉर्मली हमने स्कैन में क्या किया था, स्कैन में हम डायरेक्टली रिवर्स गए थे और 53 के जस्ट बगल में जो था उसको कवर करते हुए गए थे, 0 को छोड़ दिया था। बट इसमें क्या होगा, जैसे आप एंड पे आ जाओ वैसे आपको डायरेक्ट जंप करना है दूसरी साइड में सबसे लास्ट वाला, भले वो कवर मतलब उसके अंदर हो रिक्वेस्ट में या फिर नहीं हो, 0 नहीं है रिक्वेस्ट में फिर भी मैंने कवर किया, है ना। यही चीज़ होती है अपने यहाँ पे सी स्कैन के अंदर। बस आपको ये इतनी चीज़ याद रखना है, 0 भी कवर होगा, लास्ट वाला भी कवर होगा, और उसके बाद क्या करना है, जो रिमेनिंग है फिर एक एक करके उनको एक डायरेक्शन में कवर कर दो, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे रहती है किसमें, सी स्कैन में। और सेम फिर कैलकुलेट तो आपको वैसे ही करना है ना, कैलकुलेट आपको सेम एज इट इज ही करना है। और हाँ, जिसको कवर कर रहे हो उसको आपको माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है और बाकी को प्लस करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आराम से देख सकते हो, सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समझ में आ गया आराम से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम, राइट। यहाँ पे मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम का मतलब होता है सारी जितनी भी रिक्वेस्ट है सबको लगभग सेम यहाँ पे वेटिंग टाइम मिलता है, सेम वेट करना पड़ता है। देन इसके अलावा यहाँ पे अपना हो गया गिव्स गुड परफॉर्मेंस व्हेन देयर आर मैनी रिक्वेस्ट, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, किसका, सी स्कैन का, है ना। लास्ट है यहाँ पे ट्रीट्स रिक्वेस्ट मोर फेयरली, इसका मतलब ये होता है किसी एक साइड की रिक्वेस्ट को बार बार चांस नहीं मिलता, है ना, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि फेयर चांस मिलता है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डिसएडवांटेज क्या है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली जंप करना पड़ता है, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट बढ़ जाता है ना। ये चीज़ है अपनी, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं लुक एल्गोरिथम के बारे में। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसा आपने स्कैन में किया था ना, स्कैन में याद रखना जैसा आपने स्कैन में किया था बस उसमें हल्का सा चेंज कर दो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, है ना। देखो क्या करना है आपको, स्कैन में आपने लास्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया था, लास्ट को क्या किया था आपने यहाँ पे इंक्लूड किया था, इसमें इंक्लूड नहीं करना है। कैसे, देखो 53 से चलना स्टार्ट किया मैंने, ये चलता गया एक डायरेक्शन में, चलता गया, कहाँ तक आ गया, 183 तक आ गया। अब जो स्कैन था उसमें मैंने इसको भी कवर किया था, बट इसमें नहीं करना है, अब इसमें डायरेक्टली रिवर्स कर दो, तो 53 के बाद डायरेक्टली 41 पे आ गए अपन, फिर यहाँ पे 14 पे आ गए, 0 को भी कवर नहीं किया था स्कैन में, तो बस एक चीज़ चेंज है, लास्ट वाले को कवर नहीं करना है बस, बाकी सब सेम है स्कैन के जैसा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, और मस्त तरीके से आप आराम से ये निकाल सकते हो। ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कैसे निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो ये इसके एडवांटेज हैं, ये इसके डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, लेस हेड मूवमेंट देन यहाँ पे स्कैन से बहुत ही कम हेड मूवमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, बहुत ही फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे डज नॉट ट्रेवल अननेसेसरी टू द डिस्क एंड, राइट, बिना फालतू में यहाँ पे डिस्क के एंड तक नहीं जाता जैसा स्कैन जा रहा था। अब डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे सम रिक्वेस्ट में स्टिल हैव टू वेट फॉर द हेड टू रिटर्न, कुछ रिक्वेस्ट को यहाँ पे वेट करना पड़ता है हेड के रिटर्न होने का। ठीक है, ये चीज़ अपने यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है वो देख लेते अपन। अब ध्यान से सुनो, जो अपना यहाँ पे सी लुक है ना, सी लुक बहुत ही सिंपल है, करना क्या है आपको याद रखना है बस, है ना। देखो सिंपल से समझो, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल गया, अब वो क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो नंबर्स बदल गए ना सारे। यहाँ पे देखो ये जो अपना हेड है 63 पे है, अब रेंज वही है 0 से 199, और यहाँ पे ये सिंपल से नंबर्स दिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सी लुक से करना अपन को, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या किया, हेड अपना कहाँ था, 63 पे था, मैं 63 पे आया, उसके बाद आपको किसी एक डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि ये क्या है अपना सी लुक है ना। आपको पता है लुक में भी अपन एक डायरेक्शन में चलते, स्कैन में भी एक डायरेक्शन में चलते हैं। सो आपका जो सी लुक है एक डायरेक्शन में चला, कहाँ तक चल रहा है, जो आपकी लास्ट है ना
जो यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट में नहीं है ना उसको मत इंक्लूड करो। याद रखना जो रिक्वेस्ट में नहीं है उसको हमें इंक्लूड करना ही नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पे 191 पे मैं चला गया, ठीक है, 191 पे गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ जाना है, जो सबसे लास्ट में जो रिक्वेस्ट में है उस पे जाना है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे रिक्वेस्ट में कौन है भाई, सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट में तो 10 ही है ना, तो मैं 10 पे जाऊंगा। ये मैं 10 पे गया। अब आपको एक एक करके जो कवर नहीं हुए हैं उसको कवर करना है, तो ये एक एक करके मैंने कवर कर दिया। सो इस तरीके से आपको करना है। सबसे लास्ट में मतलब जो सबसे स्टार्टिंग वाला है ना, जो अपनी रिक्वेस्ट के अंदर है उस पे आना है डायरेक्टली। फिर यहाँ पे एक एक करके जैसे 11, 38 और फिर यहाँ पे अपना 47, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हुआ था, स्टार्ट हमने यहाँ से 63 से किया था। इस तरीके से आपको बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा ये जो सिंपल है कैलकुलेट करना है आपको। तो ये तो सेम रहता है, सब में सेम रहता है ना। इस तरीके से आपको करना है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, लेस हेड मूवमेंट देन सी स्कैन, राइट। सी स्कैन से लेस हेड मूवमेंट होता है। फिर यहाँ पे मोर एफिशिएंट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड फेयरली यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या करता है, मतलब सबको लगभग सेम वेटिंग टाइम प्रोवाइड कराता है ना, मतलब थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है सबको। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, द जंप फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिक्वेस्ट क्यू टू द अदर एड एक्स्ट्रा मूवमेंट, वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाएगा, है ना। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरी कंप्लीट यूनिट। पूरी यूनिट काफ़ी बड़ी थी, है ना। तो हमने सारी यूनिट कंप्लीट की। और एक और चीज़ आपसे बोलना है, अगर आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो फटाफट से PYQ सॉल्यूशन सबसे पहले परचेस कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मस्त तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, परचेस भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। फटाफट से जाओ एंड परचेस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।